Hello everyone. First of all, thanks a lot for showing interest in learning this layer 2 technology solution called VXLAN EVPN, which stands for Virtual Extensible LAN Ethernet VPN. इस कोर्स में हम VXLAN EVPN के बारे में बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुअली कॉन्फ़िगरेशन और लैब्स के साथ एडवांस टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। VXLAN के प्राइमरली दो फ्लेवर्स होते हैं, VXLAN Flood and Learn एंड VXLAN BGP EVPN। हम इस कोर्स में VXLAN BGP EVPN के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले इस कोर्स का एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी नई टेक्नोलॉजी लर्न करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि इस टेक्नोलॉजी को हमें क्यों स्टडी करनी है या फिर ये टेक्नोलॉजी कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। तो एक बार हम ये क्यों डिसाइड कर लें, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि आज के मॉडर्न नेटवर्क्स, चाहे वो डेटा सेंटर्स हो या सर्विस प्रोवाइडर्स हो या कोई कैंपस नेटवर्क हो, उनमें ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो कि लेयर 2 VPN से रिजॉल्व होता है। उसके बाद हम नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन के ओवरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। इनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको काफ़ी बेसिक लग सकते हैं, बट एक बार आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए तो आपको VXLAN EVPN समझना ईजी हो जाएगा। हम VXLAN EVPN टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल होगा वो होगा VXLAN EVPN रूट टाइप्स के बारे में। उसके बाद हम VXLAN एनकैप्सुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि डेटा प्लेन में यूज़ होता है। इस टॉपिक में हम एक बार फिर से ये चेक करेंगे कि why we need VXLAN और why did the industry did not go with existing encapsulations like GRE, MPLS, etc. और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि VXLAN एनकैप्सुलेशन कैसे वर्क करता है और इसकी टर्मिनोलॉजी भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल। हम EVPN में मल्टी होमिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिसमें मल्टी होमिंग के कॉन्सेप्ट्स भी इंक्लूडेड होंगे और इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन लैब भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज एजेंडा फ्रेंड्स। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि हमें VXLAN EVPN क्यों चाहिए और आज के नेटवर्क में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर हम आज के मॉडर्न नेटवर्क्स को देखें तो सब कुछ एप्लीकेशन ड्रिवन होता है। मतलब अगर आप ये देखें कि नेटवर्क का स्ट्रक्चर कैसे होगा, कौन से अप्लायंसेस यूज़ होंगे, फॉर एग्जांपल फायरवॉल, लोड बैलेंसर्स, वेब एप्लीकेशन डिवाइसेस, ये सभी डिसीजंस एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट के बेस पे होते हैं। और मॉडर्न एप्लीकेशंस की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती हैं, चाहे आप लेटेंसी की बात करो, जीटर की बात करो, फिर चाहे वो डेटा सेंटर में हो या सर्विस प्रोवाइडर में या किसी कैंपस नेटवर्क में। और दूसरी बात यह है कि कुछ एप्लीकेशंस ऐसे भी होते हैं जो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं, विच मीन्स कि जो एप्लीकेशन कंपोनेंट्स होती हैं या एप्लीकेशन सर्विसेज होती हैं वो मल्टीपल सर्विस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे कुछ एप्लीकेशन कंपोनेंट्स या कुछ एप्लीकेशन सर्विसेज एक VM पूल या एक सेट ऑफ VMs पे डिप्लॉयड होंगे, तो कुछ और एप्लीकेशन कंपोनेंट्स किसी और VM पूल पे डिप्लॉयड होंगे। फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट की बात कर लो, लेट्स से eBay या Amazon या Flipkart, तो उनमें मल्टीपल सर्विसेज चल रही होती हैं। चाहे आप यूज़र लॉगिन की बात कर लो या प्रोडक्ट कैटलॉग की बात कर लो या शॉपिंग कार्ट की बात करो या फिर कोई उनकी पेमेंट सर्विस की बात करो, ये सारे इंडिविजुअल सर्विसेज चल रही होती हैं बिहाइंड द सीन। और कुछ केसेस में इन एप्लीकेशन सर्विसेज की डिपेंडेंसी एक दूसरे पे लेयर 2 की होती है। एट द सेम टाइम इन एप्लीकेशन सर्विसेज को एक्सटर्नली भी रिसोर्सेज एक्सेस करनी होती है, फॉर एग्जांपल फॉर सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स या लॉगिंग या किसी और क्लाउड नेटिव सर्विस को एक्सेस करना हो ओवर द इंटरनेट। तो पॉइंट ये है कि चाहे लेयर 2 हो या लेयर 3, ये रिक्वायरमेंट्स की एप्लीकेशन सर्विसेज कैसे फंक्शन करेंगी, ये हमें एप्लीकेशन डेवलपर्स से आती हैं और एज पार्ट ऑफ द नेटवर्क टीम हमें इन सर्विसेज को प्रोवाइड करनी होती है टू द एप्लीकेशन टीम। अगर आप करंट इंडस्ट्री ट्रेंड को देखें तो एज नेटवर्क इंजीनियर्स, चाहे आप डेटा सेंटर या सर्विस प्रोवाइडर या कैंपस नेटवर्क में एम्प्लॉयड हो, तो लेयर 2 कनेक्टिविटी रिक्वायरमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन नेटवर्क्स में। तो चाहे आप vMotion की बात कर लो या DR की बात कर लो या फिर रेप्लिकेशन सर्विस की बात कर लो,
तो हम इन नेटवर्क्स के डिफरेंट चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे और इन नेटवर्क्स में EVPN एक सोल्यूशन के तौर पे कैसे यूज़ होता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हम एक टिपिकल नेटवर्क डिप्लॉयमेंट को देखें तो वी हैव कंप्यूट नोड्स, चाहे वो डेडिकेटेड सर्विस की बात करें हम या फिर एक वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट की बात करें, तो कंप्यूट नोड्स के साथ अटैच्ड होता है स्टोरेज, फिर चाहे वो डायरेक्टली डिप्लॉयड हो या फिर ओवर द नेटवर्क हो, फॉर एग्जांपल SAN, NAS एक्सेट्रा। तो अगर हम डेटा सेंटर पर्सपेक्टिव से देखें और उनके चैलेंजेस को देखें, स्टोरेज और कंप्यूट नेटवर्क आर डिफरेंट नाउ, दोनों अलग अलग सर्विस होती हैं और इन कंप्यूट नेटवर्क के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस होते हैं उनको लेयर 2 और लेयर 3 कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि इन एप्लीकेशन कंपोनेंट्स या इन एप्लीकेशन VMs के बीच में लेयर 2 कनेक्टिविटी वाज ए मस्ट और IP स्टोरेज एक्सेस के लिए लेयर 3 कनेक्टिविटी की भी ज़रूरत होती है। और अगर हम एक सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और उनके चैलेंजेस को देखें, तो लेट्स से एक कस्टमर है जिसकी मल्टीपल साइट्स हो और उनको इन साइट्स को आपस में कनेक्ट करना है ओवर ए लेयर 2 नेटवर्क। तो एज सर्विस प्रोवाइडर्स हम पहले प्रोवाइड करते थे VPLS फॉर पॉइंट टू मल्टी पॉइंट या फिर VPWS फॉर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी, लेकिन कस्टमर्स अगर मल्टी होमिंग की डिमांड करे तो हमारे पास क्या सोल्यूशंस थे। तो फिर रीज़न चाहे कुछ भी हो सकता है, चाहे उस कस्टमर की DR रिक्वायरमेंट हो या रेप्लिकेशन सर्विस चल रही हो या फिर vMotion करने हो बिटवीन हाइपरवाइजर्स इन डिफरेंट डेटा सेंटर्स। और मल्टी होमिंग से कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर हम ये टोपोलॉजी चेक करें तो बिकॉज ये एक लेयर 2 नेटवर्क है, कोई भी ट्रैफिक, कोई भी फ्रेम जो CE1 फॉरवर्ड करेगा टुवर्ड्स CE2, तो इनिशियली एज वो बम ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, बम से मेरा मतलब है ब्रॉडकास्ट, अनोनिकास्ट या मल्टीकास्ट ट्रैफिक, तो वो फ्रेम PE1 और PE2 दोनों को रिसीव होंगे। और इस बात के अच्छे चांसेस हैं कि PE1 भी उस फ्रेम को आगे ऑल दी लेयर 2 लिंक्स में फॉरवर्ड करेगा, विच इंक्लूड्स अ लिंक टुवर्ड्स PE2, और PE2 फिर से वो फ्रेम टुवर्ड्स CE1 को फॉरवर्ड कर सकता है, जिससे कि एक लेयर 2 लूप बन जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि STP से ये लूप रिजॉल्व हो जाएगा, बट STP से एक रिडंडेंट लिंक ब्लॉक हो जाएगा और उससे हमें फेल ओवर तो मिल जाएगी बट लोड बैलेंसिंग हम अचीव नहीं कर पाएंगे। और दूसरा प्रॉब्लम जो इस टोपोलॉजी में आ सकता है वो ये है कि PE1 और PE2 दोनों अपने कनेक्टेड लेयर 2 लिंक्स में वो फ्रेम फॉरवर्ड करेंगे जो कि PE3 और PE4 दोनों को रिसीव होंगे ऑन मल्टीपल क्रॉस कनेक्ट्स। तो इससे होगा ये कि बोथ एट PE3 एंड PE4 दोनों को मैक फ्लैप्स का इश्यू आएगा, तो सेम मैक उनको मल्टीपल क्रॉस कनेक्ट में रिसीव होंगे। और तीसरा प्रॉब्लम इसमें इस टोपोलॉजी में ये आ सकता है कि बोथ PE3 और PE4 दोनों ये फ्रेम फॉरवर्ड करेंगे टुवर्ड्स CE2, और इससे होगा ये कि CE2 को सेम फ्रेम या सेम पैकेट मल्टीपल PE से रिसीव होगा। तो फ्रेंड्स, ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है इस कोर्स का ओवरव्यू देने के लिए आपको, और जस्ट टू सेट द स्टेज फॉर द अपकमिंग सेशंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करें। और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर किया है जिससे कि आप कोर्स कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हो फॉर योर ओन रेफरेंस। तो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल। थैंक यू।